हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ रिसर्च के बारे में। रिसर्च एक हमेशा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी कोर्सेज में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस साइड से रिलेटेड हो और चाहे कॉमर्स साइड से रिलेटेड हो। किसी भी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आप एक रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ते हैं। और जनरली लास्ट सेमेस्टर में आप एक डेजर्टेशन जैसा कुछ करते हैं जिसमें विच इज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली। तो ये रिसर्च होता क्या है? रिसर्च को आप एकदम नेव लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो रिसर्च का मतलब है रीसर्च। सर्च करना है किस चीज़ को, किसी भी चीज़ को फिर से दोबारा से, और कब तक करते रहना है? जब तक उसमें की जो न्यूनेस है, नोबिलिटी है, वो आपको ना मिल जाए। तो ये नोवेलिटी क्या होती है? नोवेलिटी का मतलब होता है पूरी दुनिया में किसी ने भी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पहले कभी नहीं वो आइडिया के बारे में सुना। ओके, नाउ रिसर्च में उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? रिसर्च से क्या निकलता है? तो रिसर्च से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आगे जाके मॉनेटरी टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रिसर्च के अंत में आप एक अच्छा शानदार प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मार्केट में आप उसको बेच करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, या आप आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में भी आप मॉनेटरी जो है नेगोशिएशंस कर सकते हैं। अब बेस लेवल पे चल के बात करते हैं कि रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी के हर पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में क्यों ज़बरदस्ती डाल दी जाती है। हमको तो नहीं पढ़ना, हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं, वाई शुड बी स्टडी डिजर्टेशन एंड ऑल। भाई उसका रीज़न ये है कि आपको जो कुछ भी ऑलरेडी लोगों ने बताया है, जो आपकी बुक्स में एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ में और भी आगे बढ़ने का स्कोप है। क्योंकि किसी भी नॉलेज को देर इज़ नो एंड ऑफ नॉलेज, देर इज़ ऑलवेज अ फ्यूचर स्कोप ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें और बेटर और बेटर और बेटर चीज़ें होती जाएं, यही जो है रिसर्च का उद्देश्य है। और यही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में रिसर्च को रखने का एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा और एक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च सब्जेक्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे रखने का, और वो है कि अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहें, अगर आप पीएचडी करना चाहें, तो उन सभी के लिए ये जो है ये एक पहली सीढ़ी की तरह होता है। यू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एन एक्चुअल रिसर्च इज़ लाइक। तो अब हम बात करेंगे एक रिसर्च स्ट्रक्चर की, कि वो क्या, जब आप किसी भी चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में बढ़ते हो, सबसे पहले आपको चाहिए एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा एक हिंदी में बोलते हैं। तो जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आप उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। सो यू नीड अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम कहाँ से मिलती है? ये आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है, दूसरों की बुक्स पढ़ी हैं, वो बुक्स पढ़ के आपको अगर कहीं पर कुछ गैप लग रहा है तो उसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम मिल सकता है। या आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जब कुछ काम करना शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर योग की बात करूँगी, तो योग अभ्यास आप करना शुरू करते हैं और योग से रिलेटेड सेवाएं आप जब देना शुरू करते हैं, आप लोगों को सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं, ऐसे में आपको जो जो चीज़ें आपके अनुभव में व्हेन यू कम अक्रॉस सच थिंग्स, तब आपको कुछ क्लिक होती हैं ऐसी चीज़ें कि अगर ये होता तो कैसा होता। तो इन सब चीज़ों को भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रूप में लेके और रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। एक और टाइप का एक रिसर्च होता है जिसे आप रिव्यू बोलते हो, रिव्यू रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा होता है जिसमें आप एक संशोधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत एक एक्सपेरिमेंट लगाते हो और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को आप आगे जाके एंड यू डिटरमाइन योर कंक्लूजन्स आउट ऑफ दोज रिजल्ट्स। जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं या रिव्यू रिसर्च होती है, उसमें आप अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग लोगों की या अलग अलग रिसर्चेस की जो है एक ओपिनियन आप पढ़ते हैं, और उस ओपिनियन से आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन आउट ऑफ दैट।
तो ये निष्कर्ष आप जो दूसरों के रिसर्च पे या फिर अब तक जो भी संशोधन उस फील्ड में हुआ है उसके बेसिस पे जब आप एक नया कुछ आगे प्रेजेंट करने के प्रयास करते हैं, जैसे थ्योरी या प्रपोजल आपका है, लेकिन उसके लिए जो अभी तक संशोधन हुए हैं उन संशोधनों के ऊपर आप एक रिव्यू लेते हुए कुछ लिखते हैं, तो उसको भी रिसर्च की ही कैटेगरी में आता है। जब आप एक रिव्यू को लिखते हैं इन जर्नल, यू गेट इट पब्लिश्ड, तो उसको आप रिव्यू आर्टिकल बोलते हैं। और जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आप एक पब्लिकेशन में पब्लिश करते हैं तब आप उसको एक रिसर्च आर्टिकल बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये रिसर्च आर्टिकल अब बीच में कहाँ से आ गया? तो दुनिया भर में क्या काम हुआ है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ पे क्या काम हुआ है, ये आपको कैसे पता चलता है? आप तो गूगल ही करके पता करेंगे ना। तो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं। अब ये सर्च इंजन्स क्या होते हैं? पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है, और एल्सेवियर है, और बहुत सारे, ये तो मैंने साइंस से रिलेटेड फील्ड के बताए हैं। हर एक फील्ड के ऐसे ही जर्नल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जर्नल्स जो होते हैं, उन जर्नल्स में उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी रिनाउंड लोग हैं वो अपनी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। इन जर्नल्स को आप पब्लिकेशंस भी बोलते हैं, पब्लिकेशन हाउसेस, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है उसी प्रकार से ये ऑनलाइन पब्लिकेशन करने वाले हाउसेस होते हैं। और स्प्रिंगर इनमें से एक बहुत पॉपुलर जो है वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है। इसमें आपके एल्सेवियर भी एक बहुत रिनाउंड ब्रांड है। देन देयर आर न्यूमरस वेल नोन ब्रांड्स। हर फील्ड के अलग अलग जर्नल्स हो सकते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग उसमें पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा हो। तो ये आपको अपनी फील्ड के जर्नल्स को सर्च करके ही मिल सकता है। अब ये सर्च कैसे करते हैं? आपके कीवर्ड्स को आप डालेंगे, जो रिसर्च से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई करना है, वो आप गूगल पे डालेंगे, और गूगल पे डालने के बाद जितने भी रिसर्च पहले की हुई है वो अगर फ्री अवेलेबल है डेटा तो वो ओपन होता है, और अगर फ्री नहीं है तो उनके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं, फुल आर्टिकल ओपन नहीं होता। अब ये फिर से ये इसके अंदर कुछ आ गया, ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी रिसर्च आर्टिकल या किसी भी रिसर्च थीसिस या किसी भी संशोधनात्मक रिटन जो एक प्रणाली होती है उसमें कोई भी इंसान घुसने से पहले वो जानना चाहता है कि इसमें क्या है। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी के बारे में आप पहले थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो यू वॉच अ ट्रेलर। सो दिस एब्स्ट्रैक्ट इज एग्जैक्टली लाइक दैट ट्रेलर। वो आपको बताता है कि आप जब आप ये पढ़ेंगे थीसिस तो इसमें आपको बेसिकली किसके बारे में आपको मिलने वाला है। अगर आपको वो इंटरेस्ट करता है देन यू कैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट। एब्स्ट्रैक्ट लिखने का पर्पस ही ये होता है कि ये आपको उस पूरी की पूरी रिसर्च का एक छोटा सा ट्रेलर या फिर एक जिसको आप बोल सकते हैं एक एक्सरे, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरे ऑफ द होल रिसर्च बट इन अ वेरी स्मॉलर समराइज्ड फॉर्म, बहुत छोटा सा रहता है। तो ये हो गया आपका एक जर्नल का एब्स्ट्रैक्ट। अब जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या आता है? तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है इंट्रोडक्शन। आप उस पर्टिकुलर रिसर्च को इंट्रोड्यूस करते हो अपने ऑथर्स को। कैसे? कि आपने जो अब सोचा है, जो आइडिया आपने सोचा है, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है उसका बैकग्राउंड क्या है, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हो। बैकग्राउंड के बाद आप उसमें आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हो कि ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम पे काम करना कितना ज़रूरी है। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आपने उस पे काम करना शुरू कर दिया तो ये आपको कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। ये सारी चीज़ों को आप रिटन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, जिसमें नीड ऑफ द रिसर्च या फिर इमरजेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में आप लिखते हैं कि भाई इतनी जल्दी क्यों है आपको इस पे काम करने की। तो इस तरीके से आप जो है इन लाइंस में इनको कंपोज करके इसको आप लिखते हैं। ये सारा पोर्शन इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। इंट्रोडक्शन में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड होती है और वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन हाइपोथेसिस को आप सिर्फ एक लाइन में जो है लिखते हैं।
तो उसको आप बोलते हैं हाइपोथेसिस, और उसी को आप नलिफाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव या फिर नल हाइपोथेसिस। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक हाइपोथेसाइज किया है कि योग से एक व्यक्ति के मस्तिष्क के सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो उसी के नीचे मेरी एक नल हाइपोथेसिस होगी कि योग से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये दो हाइपोथेसिस हमने ले ली। ये भी किस पार्ट में आ गया? इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम लेते हैं लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेशंस का मतलब होता है कि आपकी जो रिसर्च है उस रिसर्च में कुछ मर्यादाएं होने वाली हैं। सी, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन द प्लेट। तो आप अपने आप कुछ चीज़ों को लिमिट करते हैं और कुछ चीज़ें आपकी मेथडोलॉजी के कारण वो रूल आउट हो जाती हैं। तो जो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके चॉइस ऑफ जो है, जो मेथडोलॉजी आपने चूज़ की है, जो आपका पाथ चूज़ किया है, या जो आपने एक्सपेरिमेंट लगाए हैं, उनमें ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई होती हैं या नहीं होती हैं आपके हाथ में, वो सब आपकी लिमिटेशंस होती हैं। और स्वयं आपने अपने लिए जो एक छोटा दायरा बनाया होता है, जैसे आप अगर एक पर्टिकुलर 20 लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं और आप वो 20 लोग जो है वो आप स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी ये स्वयं मर्यादित की हुई चीज़ है। यू हैव डीलिमिटेड योरसेल्फ, जिसमें आपने अपनी तरफ से बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंस, और आपकी उतनी ज़्यादा रीच नहीं है, आपकी उस स्टडी का उतना फंडिंग नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लिए। तो इन सब कारणों की वजह से आपने स्वयं अपने आप को एक लिमिटेड सैंपल में मर्यादित किया है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अलग अलग रिसर्चेस में अलग अलग लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो इंक्लूड करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो अब इस पार्ट में आप क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, क्योंकि आपका जो थॉट है, आपका जो आइडिया है वो नया है, वो नोवेल है, लेकिन उसके बैकग्राउंड की जो कहानी है, उसके बैकग्राउंड में जो लोगों ने काम किया है वो नया थोड़ी है, उसमें तो कुछ ना कुछ काम हुआ ही होगा। जैसे मैंने आपको अभी एक हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल दिया कि मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं योग से। तो जब मैंने ये हाइपोथेसिस ली तो इसके बैकग्राउंड में मुझे क्या क्या स्टडी लगेगी? ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूरॉन्स कितने होते हैं, उनकी इंटरकनेक्टिविटी कैसे होती है, और कौन से इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं जिससे मैं इन सब चीज़ों को देख सकूं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आ जाता है। इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये भी आता है कि इस चीज़ से रिलेटेड अगर किसी को थोड़ा दूर भी अगर किसी को कुछ आइडिया आया हो, या इससे रिलेटेड भी किसी को कुछ रिसर्च का काम किसी ने किया हो, तो उसका रेफरेंस दे करके हम अपनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसको इंक्लूड करते हैं। रिव्यू में दूसरों के रेफरेंसेस इंक्लूड करने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर वो ऑथर जिसने उस पर बहुत काम किया है उसका अथॉरिटी उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेफरेंस देने से आपकी भी अथॉरिटी बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, रेफरेंसेस देने से आपने इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया है, आपने इस चीज़ को हर एक व्यक्ति से उनके ओपिनियंस ले करके डिस्कस करके, और अब आप अपने स्टडी में आगे बढ़ रहे हो, ये रिफ्लेक्ट होता है। कि ऐसे ही आपको कुछ आइडिया आ गया और आप हवा में बैठ के और अपना और सरकार का पैसा जो है लेके और फूकने के लिए चले गए, नॉट दैट वे। यू हैव प्लान्ड योर स्टडी अकॉर्डिंग टू सर्टेन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो इन दैट फील्ड। तो ये हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पता चलता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जितना ज़्यादा हम लोगों का रेफरेंस लेंगे उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कभी भी हमारा टॉपिक जो सिलेक्शन का है वो इतना कॉमन भी नहीं होना चाहिए कि हमको सभी लोगों ने दुनिया में उसके बारे में काम किया हो, तो फिर इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज क्योंकि उसमें नोवेलिटी रहेगी ही नहीं। तो इतना रेयर अभी अगर हमारा हो तो भी उसके बारे में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिले, इस तरह से कुछ लेना चाहिए। यू नो, देयर शुड ऑलवेज बी अ बैकग्राउंड वेयर यू कैन टॉप अप योर ओन थ्योरीज। ठीक है, इफ योर आइडिया इज ऑल आउट ऑफ अ बॉक्स, तो डेफिनेटली इट कैन बी वेरी रॉकिंग, बड़ा अच्छा सा हो सकता है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन उसको
प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो करना पड़ सकता है सामना, या फिर आपकी मेथोडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी का जो पार्ट है वो इतना स्ट्रांग हो कि आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकें आप। तो ये दोनों ही चीज़ें मतलब अगर बैलेंस में आपने किया हो तो इट कैन वर्क आउट। तो ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। कई जर्नल्स में कभी कभी मेथोडोलॉजी पहले होती है और कभी कभी जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले होता है। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन से जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने रिसर्च को छापने के लिए, मतलब पब्लिश करने के लिए। अच्छा, मैं बात करते शुरू मैंने बात की थी डेजर्टेशन से। तो डेजर्टेशन की जो थीसिस होती है वो भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे बनती है। और ये जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर मेथोडोलॉजी, ये पॉइंट्स पूरी दुनिया भर में हर एक रिसर्च में कॉमन होते हैं और इन्हीं चैप्टर्स के अंतर्गत आप अपनी रिसर्च को फॉर्मेट करते हो इन द सेंस कि आप लिखने के समय इस प्रकार से इन चैप्टर्स में आपके रिसर्च को आप लिखते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें आपका जो मेथोडोलॉजी आपने यूज़ की है, जो जैसे साइंटिफिक अगर एक्सपेरिमेंट है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं, आपने कौन कौन से एसेज यूज़ किए हैं, प्रोटोकॉल्स क्या रहे हैं आपके, इन सब चीज़ों को आप उसमें मेथड्स के सेक्शन में डिस्कस करते हो। और मटेरियल्स में भी आप जो है पूरी चीज़ें आप यूज़ करते हो, उसमें डिस्कस करते हो। मटेरियल्स में जैसे अगर योग का कोई टॉपिक है तो उसमें आपने कौन से प्रॉप्स यूज़ किए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं, वो सब आपको डिस्कस करना पड़ता है। और साइंटिफिक बैकग्राउंड में आपको जो केमिकल्स आपने यूज़ किए हैं, जो ग्लासवेयर आपने यूज़ किए हैं, उन सब का भी आपको जो है विवरण देना पड़ता है मटेरियल्स एंड मेथड्स में। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी या मटेरियल्स एंड मेथड्स सेक्शन आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाता है। इसके बाद आपका जो है आता है रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स में दो तरीके से लोग बाग लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द जर्नल और यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पे। रिजल्ट्स के साथ ही डिस्कशन लिखते हैं कई लोग, या एक चैप्टर रिजल्ट्स अलग और उसके फॉलोड बाय डिस्कशन का चैप्टर इमीडिएटली उसके बाद। तो दोनों ही तरीके सही हैं। जो भी फॉर्मेट आपको मिले फ्रॉम द जर्नल, या अगर आप डिसर्टेशन थीसिस पे काम कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है आप उसको ज़रूर रेफ़र करें लिखने से पहले। तो ये जो आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट है, तो इसमें आप जो भी आपका डेटा कलेक्ट किया है आपने थ्रू दी एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट आपका अगर साइंटिफिक है तो उसमें आप प्रोटोकॉल आपका रहेगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहेगा, आप उस जो है मेथड को लगा के एंड यू डू योर एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में आप काम करते हैं देन यू आर मोस्टली वर्किंग ऑन क्वेश्चनेयर्स। तो क्वेश्चनेयर बेस्ड भी अगर आपकी स्टडी है तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप उस क्वेश्चनेयर को डालोगे। क्वेश्चनेयर के बेसिस पे जो आपके आंसर्स आए हैं लोगों के पहले और उसी में आप पहले आप सैम्पल साइज जो है वो डिस्कस करोगे। सैम्पल साइज क्या होता है? सैम्पल साइजेस जितने लोगों के ऊपर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है। साइंटिफिक उसमें सैम्पल साइज क्या होता है? जैसे मैं एक सेल के ऊपर काम कर रही हूँ तो कितने मिलियन सेल्स लिए मैंने, तो वो मेरा सैम्पल साइज हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज माय सैम्पल साइज। हमेशा सैम्पल्स में दो ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। वो कंट्रोल ग्रुप को रखने का ज़रूरत क्या है? क्योंकि अगर बिना कुछ किए भी उस व्यक्ति में सुधार आ रहा है तो फिर आपके करने की कोई फ़ायदा निकला ऐसा आप नहीं कंक्लूड कर सकते। इसलिए हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को जैसे मैंने योग साधना का जो एग्जाम्पल दिया, कंट्रोल ग्रुप को आप कभी भी यू डोंट गिव देम एनी साधना, आप उनको योग नहीं करवा रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपकी जो साधना डिज़ाइन की है वो आप करवा रहे हैं। फॉर साइंटिफिक स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? आपके जो जैसे मैंने सेल्स का एग्जाम्पल दिया, वो 1 मिलियन सेल्स में एक कंट्रोल ग्रुप है जिसको आप कोई भी जो है ना ड्रग ट्रीटमेंट या कुछ भी आप ऊपर से ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है
उनमें आप अपना जो भी ड्रग है या जो भी सैंपल है वो आप उसमें, ड्रग नहीं बोलेंगे उसको, ड्रग तो हमेशा, अगर ड्रग बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ पॉजिटिव कंट्रोल, जिसमें आपको पता है कि इसके रिजल्ट आने ही वाले हैं। और जो सैंपल है जिसको आपको टेस्ट करना है वो आप क्या करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, कॉन्सेंट्रेशन में आप उसको एक वेल में डालेंगे। तो ये साइंटिफिक और जो है इंटरडिसिप्लिनरी थीसिस में सभी में कंपोनेंट्स बेसिकली ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसके बाद में आपका जो है रिजल्ट्स जो है, अच्छा ये सब कुछ जो आपके रिजल्ट्स हैं, डेटा जो आया है, अब इस डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है। अब ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो इसके लिए अलग से एक घंटों के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर इंडिविजुअली, तो वो मैं यहाँ पर अभी नहीं लूँगी। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मैथमेटिशियन का एक टूल है जिससे वो आपके जो डेटा आपने रिकॉर्ड किया है उस डेटा के वैलिडिटी और उस डेटा की कितनी रीच है, कितना उसमें डेविएशन है, ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको मदद करता है। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स जो लगाए जाते हैं ये बहुत ही ईजिली आपको MS एक्सेल पे या ऑफिस जो है उसमें आपको ये मिल जाता है। और उसमें एवरेज, मीन निकालना और टी टेस्ट और ये सब चीज़ें बड़ी इजीली हो जाती हैं। तो वो आप इनको ज़रूर करके और फिर आपके डेटा का एनालिसिस करें। स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने के बाद उसमें ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली सब डेटा में से प्लस माइनस आपकी वैल्यू कितनी जा रही है, तो डेविएशन कितना ज़्यादा है उससे आपकी डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या होती है, कम होती है, और डेविएशन जितना कम है उतनी आपकी डेटा की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। यहाँ तक आप क्या करेंगे, जो भी डेटा कलेक्शन है ना, डेटा कलेक्शन इनफैक्ट आप एक रिजल्ट्स के पहले भी एक चैप्टर अलग से डाल सकते हैं, और अदरवाइज आप रिजल्ट्स में डेटा कलेक्शन का एक फर्स्ट जो है वो पॉइंट बना सकते हैं। फिर ये डेटा को आप स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप डिस्कशन और डेटा इंटरप्रिटेशन ये दोनों एक ही बात है। तो डेटा कलेक्शन वो रिजल्ट्स के साथ आप उसको एक जैसा उसमें आप कैटेगरी में डाल सकते हैं, और मतलब डेटा कलेक्शन एंड रिजल्ट्स इसको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना और डिस्कस करना ये भी एक अलग कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये पहले रिजल्ट्स और उसके बाद उसका डिस्कशन, पहले डेटा और फिर उसका इंटरप्रिटेशन, ये बोथ थिंग्स आर सेम। तो इसके बाद में डिस्कशन होता है। डिस्कशन चैप्टर में आप क्या करते हो, जो भी आपका डेटा आया है उसके बेसिस पे आपको क्या समझ में आ रहा है, और आपकी जो थ्योरी आप प्रपोज करना चाहते हो वो सब कुछ आप वो डिस्कशन पोर्शन में लिखते हो। अगेन डिस्कशन में भी आप रेफरेंसेस ले सकते हो पहले के कुछ ऑथर्स की, जहाँ पर आप अपने पॉइंट को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए जो है दूसरे कुछ ऑथर्स का आप एक रेफरेंस ले सकते हो। डिस्कशन के बाद जो है लास्ट में फिर आपका कंक्लूजन का चैप्टर आता है। निष्कर्ष जो है वो आपकी स्टडी का आप निकालते हैं कि इस पूरी स्टडी में आपने फाइनली व्हाट डू यू कंक्लूड, और उसके बाद जो है रेफरेंसेस को लिखते हैं। रेफरेंसेस अगेन सिर्फ रेफरेंस लिखने में ही लोगों को मतलब एक महीना लग जाता है सीखने में कि रेफरेंस लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि रेफरेंसेस का लिखने का हर एक जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट होता है। कुछ लोग जो है अमेरिकन फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और कुछ लोग एक पर्टिकुलर जैसे अल्फ़ाबेटिकल कुछ यूज़ करते हैं, कुछ डेट वाइज यूज़ करते हैं कि कौन सा ईयर मतलब जितना पुराना होगा उतना ही बाद में आएगा, जितना लेटेस्ट वो होगा रिसर्च उतना ही वो पहले आएगा। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर राइटिंग रेफरेंसेस। ये सारे के सारे जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स बोलते हैं इनको, रेफरेंसिंग स्टाइल्स, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं ये हमें कोई भी रिसर्च आर्टिकल या अगर हम डेजिटेशन थीसिस लिख रहे हैं या PhD थीसिस लिख रहे हैं, तो इन सब थीसिस को जिस यूनिवर्सिटी में हमको सबमिट करना है उस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। आजकल देर आर वेरी ईजिली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स जिनमें हम रेफरेंसिंग को
बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम उसमें कर सकते हैं, हम उसमें सिर्फ वो रेफरेंस डालते हैं, अपने आप वो उस पैटर्न पे लेता जाता है। तो ये अच्छा, और उसके बाद में फिर आप अपने जो है बाइब्लियोग्राफी वगैरह आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर डिजिटेशन या फिर आपका वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप जर्नल की बात कर रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप फोटोग्राफ्स को अलग से बहुत ही प्रॉपरली हाई रेजोल्यूशन में सबमिट करते हैं, और जहाँ पर आपको वो फिगर्स डालने हैं, कहाँ पे आपके सपोज रिजल्ट्स में आपको फिगर्स डालने हैं, सपोज आपको लिटरेचर रिव्यू में कहीं डालने हैं, तो आप उस चैप्टर का नंबर पहले लेंगे। जैसे सेकंड चैप्टर है आपका लिटरेचर रिव्यू, तो 2.1 फिगर 2.1, तो उस सेकंड चैप्टर का पहला फिगर 2.1, उसमें 10 इमेजेस हैं, तो 10 को आप 2.1 से लेके 2.10 तक आप नंबर देंगे। इसी तरीके से रिजल्ट्स में आपके जो है कुछ टेबल्स हैं या कुछ फिगर्स हैं, तो उन सभी को आप इस तरीके से चैप्टर का नंबर और उसके आगे 0.1 0.2 करके आप जो है इनको लिस्ट करते हैं। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपके जो टेबल्स हैं, टेबल्स में आप हमेशा ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्टिव लाइन होती है, हेडिंग जो होती है, वो आप टेबल के ऊपर देते हैं, और फिगर में आप नीचे, जस्ट फिगर के नीचे आप बताते हैं कि व्हाट इज़ दिस फिगर ऑल अबाउट। और फिर उसमें जो है सब सेक्शंस भी होते हैं, जिसमें आप अगर बताना चाहें कि इस इमेज में क्या दिख रहा है, या उसको थोड़ा इलेबरेट करना चाहें छोटे एक बहुत छोटी सी लाइन में, तो यू ऑल्सो मैंशन दैट इन द फिगर। इसके अलावा अगर कुछ डिटेल्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं उन टॉपिक्स पे और ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा हो आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी भला हो जाए और मेरा भी। थैंक यू।